बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेबर ऑफिसर का पेपर हुआ है आज 16 नवंबर को सुबह 10 बजे। पेपर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आप इससे अपनी मार्किंग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मेरिट कहां तक इसका हो सकता है, एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो मेरिट है, पेपर जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो मैंने देखे हैं। इसका मेरिट 70 प्लस होगा, 72 से ज़्यादा हो सकता है मेरे एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि पेपर ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें थी उसमें मुश्किल, कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, लेकिन सीटें 12 हैं और अच्छी सीट हैं। ठीक है, ये लेबर ऑफिसर की एक अच्छी सीट है और सीटें कम हैं, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा थे और अच्छी तैयारी करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेहनत की इंशाल्लाह वो ज़रूर शॉर्ट लिस्ट होंगे। पेपर हम डिस्कस करते हैं जी, अपनी मार्किंग कर सकते हैं और एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको पता है 100 के पूरे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि 3rd PM पूछा गया था पाकिस्तान का कौन सा, थोड़ा सा हम उसके राइट लेफ्ट में भी देखते होते हैं। तीसरे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब थे। पहले कौन थे जी? लियाकत अली खान साहब थे। कब से कब तक? 47 से 51 तक लियाकत अली खान साहब थे। 51 से 53 तक ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे दूसरे। तीसरे नंबर पे मोहम्मद अली बोगरा साहब का टेन्योर 53 से 55 तक था। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली 55 से 56 तक, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। फिर 56 से 57 तक हुसैन शहीद सुरवरती। 57 में ही कुछ टाइम के लिए 55 डेज़ के लिए आई चंद्रीगढ़ साहब आए। उसके बाद फिर हमारे पास मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून साहब 57 से 58 तक। फिर आपको पता है मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो इस तरह से जो पहले 7 प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ज़रूर आपने याद रखना है। आप देखेंगे कि 7 साल पिछले जो है ना 47 से 57 तक 10 सालों में हमने 7 प्राइम मिनिस्टर बदल दिए थे। स्टार्ट से ही हमारे पास जमहूरियत की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी खान साहब हैं जी। तीसरे प्राइम मिनिस्टर, तीसरे ये चीफ जस्टिस हैं। सवाल बना है पेपर में कि कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये, इनसे पहले कौन से थे, ये भी सवाल बन सकता है। काजी फायज़ ईसा साहब थे जी इनसे पहले, और या अफरीदी जो हैं ये जो है अब 30वें चीफ जस्टिस हैं। आयशा मलिक जो चीफ जस्टिस जज रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, तो पहली फीमेल जज इन्हें कहा जा रहा है। फर्स्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट की एज ए फीमेल आप कह सकते हैं जज के। पाकिस्तान वॉज इलेक्टेड टू द UN ह्यूमन राइट काउंसिल, तो 2026 से लेके 2028 तक के लिए हुआ है। ये मुझे बताया है बच्चों ने कि इसमें ये ऑप्शन नहीं था, तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि ऑप्शन में कहा गया है कि जी 24 से 25 था, 25 से 26 था, इस तरह के ऑप्शन मौजूद थे। तो ये 26 से लेके 28 तक पाकिस्तान UN ह्यूमन राइट काउंसिल का जो है ना जी क्या हुआ है जी, आप कहें कि इसका मेंबर, आप मेंबर पाकिस्तान काउंसिल, इसका आप कह लें कि हेड कह लें, इसे हेड करेगा, चेयर करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान रिपीटेड सवाल है, कितनी बार रिपीट हुआ है? 55 से 60 जो है ये पहला हमारा 5 ईयर प्लान था। अब कौन सा चल रहा है, ये सवाल बना है। अब 13वां चल रहा है, 13th चल रहा है अब 13वां। किस नाम से? उड़ान पाकिस्तान के नाम से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो शुरू किया है। ठीक है, 5E के नाम से। ML1 रेलवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर द फंड ऑफ CPEC। ML1 आपको पता है कि अगर पिछले आप देखें रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद साहब, वो अक्सर अपनी जब भी वीडियो पे आते बात करते ML1 मेरी ख्वाहिश है ये बन जाए जी, हमारा मुआहदा हो गया है, ये वो ML1 का बड़ा जिक्र होता था। तो बेसिकली क्या है, ये रेलवे लाइन है, मेन लाइन 1 कह लें आप इसे, जो CPEC के अंडर ही, CPEC ही इसे फंड कर रही है। ठीक है, चाइना से आप कहें कि गवादर तक, या जो है ना आप ये कहें पेशावर से, या कम से कम जो है CPEC के रूट के साथ साथ हम ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो भी शुरू करना चाह रहे हैं। बल्कि हमने शुरू किया हुआ है ताकि जो कार्गो है वहाँ से गवादर पे उतरे और वो चाइना तक स्मूथली बगैर रुके पहुँच जाए। ठीक है, आगे चल रहे हैं जी हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान जो है, पहला जो मरदमशुमारी हुई थी पाकिस्तान में 1951 में हुई थी, और अभी जो हुई 2023 में हुई थी लास्ट। तो 1951 में जो हमारी मरदमशुमारी हुई, इसमें पाकिस्तान की आबादी कितनी थी, ये सवाल बना है। तो 7.5 करोड़ के करीब आबादी थी पाकिस्तान की, दोनों पाकिस्तान की, वो वाला बांग्लादेश वाला भी और ये वाला भी, दोनों को मिला के
इसके राउंड अबाउट थी। अभी कितनी है 2025 में, 23 वाले जो सेंसस हुआ उसमें, तो इसमें हमारे पास जो आबादी है वो पाकिस्तान की 24 करोड़ के करीब करीब है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस जो है हमारे पास LFO, ये याया ने दिया था। आप कहें कि 1970 के अंदर इसमें पहली दफ़ा जो है ना नारा लगाया गया था 1 मैन 1 वोट का, कि एक बंदा अपना वोट, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन की इसमें बात की गई थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई थी और जो है इलेक्शन होने की बात की गई थी इसके अंदर LFO के अंदर। आगे हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ जो है, इसके प्रेसिडेंट का पूछा गया था अवासावा यूजी, जापान से हैं अवासावा यूजी साहब। तो ये क्या है जी, ICJ के क्या है जी, प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। आपको पता है वो पूछता है हेडक्वार्टर किधर है, हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे हमारे पास कासा 1000, ये भी बड़ा खबरों में चलता रहा है, कासा 1000। तो पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये बेसिकली प्रोजेक्ट है 4 मुल्कों के दरमियान में, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 4 मुल्कों के दरमियान में प्रोजेक्ट है, एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो वहाँ से बिजली लेने की बात हो रही है। तो 2016 में पर ये इसका मुआहदा हुआ था, 2026 में ये मुकम्मल होना है। ओके, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे क्या किया था जी, डिस्कवर किया था पेंसिलिन को। 1928 का साल भी पूछ लेता है कभी कभार। स्मॉल पॉक्स का पूछा गया था, एडवर्ड जिनर ने इसे जो है ना जी बनाया था। इसी तरह से UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। आपको पता है UNO के हवाले से एक पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसके डिपार्टमेंट, इसकी लैंग्वेज, ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल और UN के हवाले से जितने सवाल बन सकते हैं सब के ऊपर, इसका हेडक्वार्टर से लेके कब बनी, सारा इसके पीछे मोटो क्या था, किस तरह से ये काम करती है, इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। न्यूयॉर्क इसका जवाब है वैसे तो। हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, ये सवाल देखें, इसमें मुझे बताया गया कि ऑप्शन जो थे ना, देखें सारे गलत हैं, ये नन ऑफ दिस इसका आना चाहिए, क्योंकि जो सवाल था, सवाल के अंदर ये पूछा गया था हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अफ्रीका। जिन लोगों को सवाल याद है वो बताएंगे मुझे कि साउथ अफ्रीका था या फिर सिर्फ अफ्रीका था। तो साउथ अफ्रीका की जब बात हो रही है, साउथ अफ्रीका कंट्री की बात हो रही है, उसके अंदर ना किलिमंजारो है, ना हिमालय है, ना माउंट मैकिनली है, 3 ऑप्शन थे ना, तीनों साउथ अफ्रीका कंट्री में नहीं। हाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किलिमंजारो जरूर है। अगर पूछते ना सिर्फ अफ्रीका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर किलिमंजारो ठीक था। जिन लोगों ने जल्दी जल्दी में लगाया उनको गलत हो गया। उसने ऐसे ही चक्कर देना होता है, ऐसे ही नंबर आपका काटना होता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके अंदर जो मशहूर हमारे पास जो माउंटेन रेंज है वो टेबल माउंटेन्स है, ठीक है, वो इसमें था ही नहीं ऑप्शन में। ओके, इन चीज़ों को देखा करें, थोड़ा सवाल को पढ़ा करें, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास इनफ टाइम होता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। लेक मलावी का पूछा गया था जी। लेक मलावी जो है हमारे पास ये मोज़म्बिक और तंजानिया के दरमियान में है। अब देखेंगे दो लिखे का ऑप्शन था या सिर्फ मोज़म्बिक का ऑप्शन था। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तहरीक अलीगढ़ मूवमेंट की बात हो रही है जी। सर सैयद अहमद खान साहब भी थे जो इसे लेके चले थे। क्या थी बेसिकली कि ये हिंदुस्तानी के जो मुसलमान थे उनमें इल्म का शऊर पैदा करना, इल्म के हवाले से इन्होंने प्रॉपर स्कूल बनाए, जो है ना जी, लोगों को अर्ज किया कि वो क्या करें, एजुकेशन की तरफ आएँ, पहले अपने जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके बारे में जानें, ठीक है, पोजीशन पे पहुँचे, उसके बाद फिर पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करें। तहरीक अलीगढ़ ही वो पहली तारीख थी जो आगे चल के पाकिस्तान मूवमेंट की वजह बनी या पाकिस्तान बनने तक लेके आई चीज़ों को। वही लीडर थे सारे के सारे तहरीक अलीगढ़ के। आगे चलते हैं जी। 2 नेशन थ्योरी के हवाले से पूछा गया था जी। 2 कौमी नज़रिया सर सैयद ने ही दिया था पहली दफ़ा। तो कब दिया था ये? 1867 में, जब बनारस में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उर्दू हिंदी तनाज़ा, तो तब इसने कहा था कि अब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, बल्कि ये दोनों अलग कौमें हैं। इससे पहले से सैयद कहते थे कि यार जो हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान हैं दोनों बाजुओं की तरह इकट्ठे रहे मिलके। लेकिन जब ये उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ 1867 के अंदर बनारस में, उसके बाद से उसने कहा नहीं यार ये नहीं इकट्ठे रह सकते, दोनों के अंदर ह्यूज डिफरेंस है इनकी आइडियोलॉजी में। आगे आइए, हमारे पास जेवलाइन थ्रो के बारे में पूछा गया। शेख नदीम साहब ही हैं पाकिस्तान के वाहिद जेवलाइन थ्रो। इन्होंने साउथ कोरिया में वो जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी उसमें जो है ना जी, अभी इन्होंने जो है ना जो थ्रो था वो किया था, ठीक है। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का पूछा गया, तो नाथ वज़ीरिस्तान में 14 से 16 के दरमियान में ये चला। इसका मतलब भी पूछता है ज़र्ब अज़ब का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज़र्ब अज़ब। ज़र्ब अज़ब का मतलब कटिंग एज या शार्प स्ट्राइक इसे कहेंगे हम, ठीक है। आगे हमारे पास लाइन विच डिवाइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड इक्वेटर। देखिए मैं बना के आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास दुनिया है पूरी,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो सेंटर में से जो लाइन गुजर रही है इस पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। हेमी का मतलब होता है आधा, आधा सफेयर ये हो गया, आधा सफेयर ये हो गया, पूरा का पूरा सफेयर था। अब ये क्या हो गया, आधे सफेयर हो गया। जो नॉर्थ पोल वाली साइड में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ पोल वाली है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो इक्वेटर है हमारे पास, इसने डिवाइड कर दिया पूरी दुनिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये उसने सवाल पूछा था, विच लाइन डिवाइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, किस इक्वेटर बेसिकली डिवाइड करती है। एविड का पूछा होता है सिनोनिम। एविड का मतलब होता है ईगर, कीन, किसी चीज को मतलब है कि बहुत ज्यादा जज्बात के साथ चाहना। ठीक है, ईगर कह लें इसे, कीन कह लें इसे, ये इसके पूछा गया था। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन में था। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, फिश का और शोल। देखें, ग्रुप ऑफ फिश जो होता है वो शोल कहलाता है। क्या कहलाएगा, शोल कहलाएगा। और जो ग्रुप ऑफ लायन होता है उसे हम प्राइड कहेंगे। ठीक है, ये इस तरह से एनालॉजी उसने दी थी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक इन विच स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए के अंदर जो लार्जेस्ट स्टेट्स जो लेक्स हैं वो कौन सी रियासत में है, अलास्का में। अलास्का में तकरीबन जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया जिन्हें लेक, वो हमारे पास 3200 के करीब करीब है। इतनी ज़्यादा लेक्स हैं, मतलब एक स्टेट की बात हो रही है। लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक जो है वो फिनलैंड कंट्री को कहते हैं, क्योंकि यहाँ यूएसए की स्टेट का पूछा गया, कंट्री का नहीं पूछा गया, इसीलिए हम अलास्का कहेंगे। आगे चलते हैं। करंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएनओ जो है हमारे पाकिस्तान की तरफ से आसिम इफ्तिखार साहब हैं जी। आसिम मुनीर साहब, आसिम इफ्तिखार साहब, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, यूएनओ में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आसिम इफ्तिखार साहब हैं जी। इनसाइडियस का जो मतलब होता है डिसीटफुल, धोखेबाज। ठीक है, इनसाइडियस हमारे पास डिसीटफुल होगा, इसका मतलब ये पूछा गया था। अ सब्सटेंस एक्ट लाइक बोथ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की तरह जो चीज़ एक्ट करेगी सब्सटेंस से एम्फोटेरिक हम कहेंगे जी, सब्सटेंस कहेंगे। हमने पढ़ा था मैट्रिक में भी, इंटर में भी, शायद आपको याद हो। एम्फोटेरिक जो सब्सटेंसेस होती हैं वो कौन से होती हैं, उनकी खसूसियत होती है एसिड और बेस की। डिफरेंट सिचुएशन में वो एसिड के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं और बेस के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर होती है। ये बीसीसी जो है 2020 का स्पोर्ट्स का जो पर्सनालिटी का विनर अवार्ड है, ये ऑप्शन में मौजूद था। लेवेस हिमल्टन साहब जो थे इन्हें दिया गया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का आसान सा फार्मूला है फैन वॉइस। फैन वॉइस FANBOYS, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये हमारे पास 7 बस। ठीक है, फैन वॉइस ये जहाँ गई किसी 2 क्लास के दरमियान में होगी सेंटेंस, कौन सा होगा, कंपाउंड होगा आराम में। इन्हीं को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। इसमें से एंड उसने दिया हुआ, ये ए से हमारे पास एंड है। फैन बॉयज याद रखेंगे तो अगली दफ़ा वो एंड के अलावा भी कोई पूछेगा तो आपको याद रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा गया था। बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये अंग्रेज़ों की पहली फतह थी हिंदुस्तान की सरजमीन पे। नवाब सिराजुद्दौला ये बंगाल में थी। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव पूछता है बाज़ दफ़ा कौन कौन थे, इन बंदों के नाम भी पूछेगा। लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से था और नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से था, बंगाल की तरफ से था। अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ा था। मीर जाफर जो था इसी का जनरल था, नवाब सिराजुद्दौला का, जिसने गद्दारी की थी, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किसने की, मीर जाफर ने की। मीर जाफर का बेटा था मीरा, उसने नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया था जंग के दौरान। ठीक है, तो इस तरह से मीर जाफर और मीर सादिक वहाँ से मशहूर हुए थे। और आप अंदाज़ा लगाया कि मीर जाफर का पड़पोता पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, देखिएगा कौन था वो। उसने किताब भी लिखी थी प्लासी टू पाकिस्तान। ठीक है, कि हम पाकिस्तान से प्लासी, जंगे प्लासी से पाकिस्तान तक कैसे आए थे। बंगाल की हुकूमत दी थी अंग्रेज़ों ने इसे कि जी नवाब सिराजुद्दौला के बाद आपको हम बंगाल का हुक्मरान बना देंगे। आजकल भी आपको इस तरह के बहुत सारे करैक्टर मौजूद हैं। 1953 के अंदर बात हो रही है जी, जो हंगामे हुए थे पाकिस्तान में किस वजह से हुए थे, अहमदियों की वजह से हुए थे। सर ज़फ़रुल्लाह खान जो थे पाकिस्तान की कैबिनेट में थे, बल्कि किचन कैबिनेट में थे, तो वो उनके बारे में आता है कि वो अहमदी थे। तो लोगों ने जो है ना जी क्या किया था जी, एहतजाज किया था कि इन्हें निकाला जाए कैबिनेट से। ठीक है, ये क्यों कैबिनेट के अंदर मौजूद है पाकिस्तान के फैसलों के अंदर। तो फिर जो है ना जी लोग बाहर निकल आए थे, लाहौर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था।
अब्दुल सत्तार नियाजी साहब थे, मौलाना मदूदी साहब थे, गिरफ्तार हो गए, इन्हें सजाए मौत हुई थी। ठीक है, इस तरह से फिर इन्हें बाद में जला, वो मतलब है कि सजाए मौत को कम करके फिर उम्र कैद किया गया, फिर सजाएं कम हुई, जेल काटी थी इन्होंने। ये 2-3 बड़े लीडरान थे, अब्दुल सत्तार नियाजी साहब और मौलाना मदूदी साहब। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। मनसबदारी सिस्टम क्या था? बेसिकली आप कह रहे हैं कि रैंक सिस्टम था ये। भाई जिस तरह से आपका मिसाल के तौर पे एक मेजर होता है, फिर उसके मतलब इस तरह से ब्रिगेडियर, उनका एक रैंक है, रैंक के नीचे उनके कुछ ना कुछ लोग हैं, 200, 400, 500। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर ने 1571 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, जब पर उनके डेजिग्नेशन, उनका प्रोटोकॉल और उनकी जो है तनख्वाहें, उनकी इमारत वगैरह डिसाइड की गई थी। एंजेलिना मर्केल का आता है, इसने बेसिकली उसे लिया था उधार, मनसबदारी का सिस्टम जो था इससे शेरशाह सूरी से। बेसिकली तो शेरशाह सूरी ने करवाया था ना इंट्रोड्यूस उसे। एंजेलिना मर्केल रिमेन चांसलर ऑफ जर्मनी। तो ये ज़बरदस्त खातून थी, ज़बरदस्त एक औरत रही है ये। जर्मनी में चांसलर होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट भी चांसलर होता है, 6 साल उसकी टेन्योर होती है। ठीक है, तो ये 2005 से लेके 2021 तक ये तकरीबन रही, 16 साल रही। अक्सर इसके बारे में आएगा, जर्मनी को इसने खड़ा किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास द कंट्री प्रॉमिस 150,000 लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2025। जब ये आपको बताया कि ये बेलारूस के जो प्रेसिडेंट थे ना, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। पिछले दिनों उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान के तकरीबन 1.5 लाख बंदा जो स्किल्ड और अनस्किल्ड है उसे हम अपने मुल्क में बुलाएंगे, यूरोप में बुलाएंगे। ठीक है, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे, चलो मतलब 1.5 लाख बंदा तो यूरोप जा सकेगा। ठीक है, बेलारूस आपको पता है वो बड़ा सा मोटा ताज़ा बंदा आया था, शहबाज शरीफ साहब उसके साथ खड़े हुए, इतने से लग रहे थे। तो बताने का मतलब रशियंस आपको उनकी बॉडी शाडी ठीक ठाक, आपको कद बॉडी शाडी नज़र आएगी। आगे आज हमारे पास एस्टिमेटेड GDP ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस सवाल में भी थोड़ा सा आप देखें कि झोल है। तो इसमें आप देखें कि एक तो अगर सवाल में 24-25 बताया गया था तो 2.7 प्रोजेक्ट की गई थी IMF की तरफ से। अगर 25-26 बताया गया तो 3.2 एस्टिमेट की गई थी IMF की तरफ से। अब ऑप्शन में 2, 3, 4, 5, 7 इस तरह से था शायद, तो 3 ज़्यादा बेहतर रहेगा, 3 ज़्यादा बेहतर रहेगा। गैस इन विच बायोलॉजिकल मटेरियल लाइक सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स आर केप्ट इन लेबोरेटरी। तो नाइट्रोजन गैस के अंदर रखते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन जो होती है इन सेल्स की, ताकि ये जिंदा रहें, तो इन्हें हम नाइट्रोजन में क्या करते हैं जी, गैस के अंदर रखते हैं। रोशन समाज खिदमत या समाजी खिदमत, रोशन समाजी खिदमत लॉन्च बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पैसे शैसे मंगवाने के लिए ये जो है ना लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। फर्स्ट पावर सक्सेसफुल एयर फ्लाइट जो है राइट ब्रदरान ने 1903 में की थी, इन्होंने जहाज़ बनाया था। पहला जहाज़ का बनाया किसने बनाया? अमेरिकन थे ये दोनों, राइट ब्रदरान। 1903 के अंदर इन्होंने पहली दफ़ा क्या किया था जी, पहली फ्लाइट उड़ा दी थी, जहाज़ बना के उड़ा दिया था। सिटी ऑफ फ्लाइट्स जो है ना जी, सिटी ऑफ लाइट्स, तो ये हम पेरिस को कहेंगे, पाकिस्तान का सिटी ऑफ लाइट्स कौन सा है? चलिए कमेंट्स में बताइएगा कौन सा है। सवाल बना है पेपर में बेटा। आर्बिट्रेटर आफ्टर वर्ल्ड वार 1965 की जंग के अंदर जो मतलब है कि आर्बिट्रेटर था, सुलह करवाने वाला, दोनों को एक टेबल पर बिठाने वाला, कौन था जी? ये सवाल पूछा गया है। देखें मैं आपको एक छोटे से समझाता हूँ। 1965 की जो जंग है, इसके बाद मुआहदा हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, क्या नाम है? ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट 1966, 10 जनवरी। ये सारे सवाल बने हैं, कौन सी डेट को हुआ? 10 जनवरी 1966 को। कहाँ? ताशकंद में। ताशकंद किधर है? उज्बेकिस्तान में। किधर है? उज्बेकिस्तान के अंदर क्या है ये हमारे पास? ताशकंद है। कब की बात है? 1966 की। 1990 तक उज्बेकिस्तान किसका हिस्सा था? रशिया का, USSR का हिस्सा था। तो जब वो USSR का हिस्सा है, वहाँ हमारी मीटिंग हो रही है और हम बैठ रहे हैं, तो वही बुला रहे थे ना हमें, आज जी आपको मैं बिठाता हूँ, आपका मसला हल करवाता हूँ। तो रशिया था बेसिकली जो फोर्स कर रहा था कि जी दोनों टेबल पर बैठे और मामले को हल करें। ठीक है, USSR उस वक्त था, रशिया भी हो तो भी आंसर ठीक हो जाएगा अगर USSR ऑप्शन में ना हो। ठीक है, 1965 की जंग थी। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान था, इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री था। शास्त्री साहब दिल का दौड़ा लग मौके पे मर गए थे वहीं ताशकंद में, इतने खुश थे वो। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, IOK मतलब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका जो स्टेटस था रिवोक किया का 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को उसका जो स्टेटस था वो क्या कर दिया गया, चेंज करके उसे उसने अपना हिस्सा बना लिया गया। इंडिया ने क्या, आगे हमारे पास अरीना
स्पोर्ट्स इन विच, टायर्ड सीटेड इन विच। अच्छा, इसमें सवाल में मुझे बताया गया कि ऑप्शन मौजूद थे कि जी स्विमिंग पूल के या प्ले ग्राउंड के गिर्द लगे होते हैं। जो सीटेड प्लान होता है ये स्टेडियम में होता है बराबर, है ना। ये हमारा स्टेडियम है, यहाँ सीटेड प्लान है, यहाँ सीटेड प्लान है, यहाँ सीटेड प्लान है। इस तरह से सीटेड प्लान होता है, स्विमिंग पूल के बाहर में नहीं होता बल्कि ना प्ले ग्राउंड के बाहर होता है। इस तरह से ये कहाँ होता है जी, स्टेडियम के बाहर होता है। ये ऑप्शन ठीक होगा। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक बास्केट में ना रखने, मतलब सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं किसी एक साइड पे ना लगा दो। अगर वो डूबेगा तो तुम भी डूब जाओगे। मतलब क्या मतलब है, मीन्स डू नॉट रिलाई ऑन वन चॉइस, हमेशा एक चॉइस के ऊपर या एक बंदे के ऊपर रिलाई ना करें, कोई ना कोई अल्टरनेट बैकअप जरूर रखें। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे हमारा BECA, हमारे पास ये बनेगा बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस तरह से बनेगा, इंडिया के साथ हुआ था ये बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 के अंदर इंडिया और यूएसए और इंडिया के दरमियान में हुआ था। डिफेंस के हवाले से और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के हवाले से हुआ था। अभी फिर हुआ है इनका 10 साल एग्रीमेंट। ये पिछले महीने की बात है या शायद इसी महीने की बात है। मुसद्दस अली का ओरिजिनल नेम क्या था जी? मुद्दत-उल-इस्लाम पुराना सवाल है, ठीक है जी। मुसद्दस अली ने लिखी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स हेड ज़हीर अहमद बाबर साहब ने विजिट किया चाइना में जी। ये अभी गए थे 2025 में, अप्रैल का महीना था शायद, चाइना इन्होंने विजिट किया था। एट 6 and 7 डिसऑर्डर, और चीज़ जो है ना जी बिखरी पड़ी है, डिसऑर्डर मैनर के अंदर पड़ी हो तो उसे कहेंगे 6 and 7। एलास इंटरजेक्शन। एलास इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होती है, तो हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो एहसासात हैं, फीलिंग्स जो हैं, उनका हम इजहार कर रहे होते हैं जिन अल्फाज के साथ, उन्हें इंटरजेक्शन कहेंगे। एलास, उरा, ओ, ठीक है, आउट, ये सारे हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं। समाल हाउस में समाल क्या है जी, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है देखें, हमारे पास एक नाउन होता है, जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या हाउस है। हाउस क्या है जी, नाउन है, मतलब किसी भी चीज़ का नाम, किसी बंदे का नाम, किसी चीज़ का नाम, ठीक है, किसी जगह का नाम या किसी जानवर का नाम, किसी जज्बात का, फीलिंग्स का नाम। नाम जो होगा वो नाउन होगा। एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही यही है कि ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बताएगा कि वो नाउन कैसा है। एक हाउस है तो कैसा है, छोटा है। वो हाउस की स्पेसिफिकेशन, स्मॉल हाउस। स्मॉल का मतलब क्या, हाउस की बात हो रही है कि हाउस क्या स्मॉल है। हाउस जो है नाउन है, उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहा है हमें कि वो कैसा है यार, छोटा सा है, या बिग भी कह सकता था, या ब्लैक हाउस भी, ब्लैक कार कह सकता था। स्मॉल बॉय का कहेगा तो बॉय क्या नाउन है, स्मॉल क्या है उसका एडजेक्टिव है। तो नाउन के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, उसे डिफाइन करेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एडजेक्टिव कहलाएगा। तो स्मॉल हाउस के अंदर हमारे पास स्मॉल क्या होगा जी, एडजेक्टिव होगा, ठीक हो गया। आगे हमारे पास उमैया डायनेस्टी के हवाले से, उमैया डायनेस्टी जो है कहाँ से शुरू हुई थी, इसका कैपिटल पूछा गया, दमास्कस में था। ये शुरू हुई थी जी, आप देखेंगे 661 से लेके 750 तक, तकरीबन 90 साल बनते हैं, ठीक है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब ने ये शुरू की थी, और आप ये देखेंगे 750 तक चली थी। बनु उमैया के बाद बनु अब्बास आ गया था, अब्बासिया सल्तनत शुरू हो गई थी। अब्बासियों का जो कैपिटल था वो फिर पहले कूफा रहा, फिर उन्होंने बगदाद को बनाया। दोनों पूछता है, ठीक है। उमैया बनु इसका भी पूछता है कैपिटल, उमैयाद का भी दमास्कस शाम उनका कैपिटल था। तो ये बड़ा 50 सवाल हैं, 50 सवाल जो बाकी हैं वो टाइप हो रहे हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम शाम तक आपको वीडियो बनाते हैं, अपनी मार्किंग करें। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि नेक्स्ट जो एग्जाम आपके हों उसमें आपको इसका फ़ायदा भी तो हो ना, ठीक है बेटा। तो ये पेपर था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।